हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। क्वेश्चंस की सीरीज़ को आइए आगे बढ़ाते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मेरा मेन मोटिव है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और साथ ही साथ आपको ये अनुभव भी हो कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको अपनी स्टडी किस डायरेक्शन में ले जानी है। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में व्यापक रूप से, जिसको बाद में सहायक संधि के नाम से जाना गया, इस नीति को इसने स्टार्ट किया था। झगड़े में भाग लेना यानी कि एक को मित्र बना लेना और दूसरे को शत्रु बना लेना, और मित्र राज्य के साथ मिलकर के शत्रु राज्य पर हमला करना, और यही सहायक संधि प्रणाली थी, जिसका बाद में लॉर्ड वेलेजली ने, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने व्यापक रूप से प्रयोग किया। गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसने व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया। तो आंसर होगा आपका डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में, 20 जनवरी 1817 को राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा इसकी स्थापना हिंदू कॉलेज की जाती है। 1817 से लेकर के 1855 तक इसका नाम हिंदू कॉलेज रहता है। उसके बाद 1855 से लेकर के 2010 तक इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और 2010 से अब ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में लिया गया था, डेविड हेयर के साथ मिल करके, और इस कॉलेज ने बंगाल में राष्ट्रवाद के उदय में और उसके साथ साथ भारतीयों को शिक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्तमान में भी ये कॉलेज अपनी वैश्विक रैंकिंग बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी के रूप में अब हो गया है, इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसी विश्वविद्यालय से तमाम महान विभूतियाँ जुड़ी रही हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय को ही प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके अलावा तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन के बंगाल के नेता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस और आदि तमाम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए हैं या इस कॉलेज से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। और वर्तमान परिदृश्य में भी कलकत्ता विश्वविद्यालय की वैश्विक रूप से इम्पोर्टेंस अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में शिक्षा पर आधारित एडम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एडम की रिपोर्ट जो है 1835 में प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने बंगाल प्रांत के लिए जो प्राथमिक शिक्षा था उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बंगाल में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां प्राथमिक विद्यालय ना हो। लगभग 1 लाख विद्यालयों की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बात की है कि पूरे बंगाल प्रांत में लगभग 1 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं। इन्होंने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। पहली रिपोर्ट इनकी आई थी 1835 में, दूसरी रिपोर्ट 1836 में और तीसरी रिपोर्ट थी इनकी 1838 में। एडम की जो रिपोर्ट थी ये भारत में देसी माध्यम में शिक्षा व्यवस्था के लिए वकालत कर रही थी, जबकि मैकाले की जो रिपोर्ट था, मैकाले का स्मरण पत्र था, वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की वकालत कर रहा था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जब ऑकलैंड गवर्नर बनते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, तो उन्होंने एडम की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और मैकाले की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया।
तो इसका आंसर डी होगा। 1835 में एडम की रिपोर्ट आई थी, जिस तरीके से यहाँ ऑप्शन दिया गया है। बाकी इनकी सेकंड और थर्ड रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दी। पहली वाली बंगाल प्रांत से संबंधित थी, दूसरी वाली राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थी, वहाँ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, तीसरी रिपोर्ट इनकी दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित थी। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? तो ये 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच लाया गया था, जिसने महिलाओं की शिक्षा और भारत में प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक की सभी शिक्षा के लिए जो है एक अनुशंसा दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम हो वो देसी भाषा हो और उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक है। भारत में लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं 1848 से 56, और ये चार्ल्स वुड की जो रिपोर्ट है वो 1854 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब लाया गया? तो 1854 में। 1854 में ये प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ। खेड़ा का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, तो उसी समय जो साहू जी महाराज हैं, मराठा छत्रपति साहू जी महाराज, उन्हें रिहा किया जाता है। तो जब वापस वो अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, मराठा क्षेत्र में, तो वहाँ पर इनकी चाची हैं ताराबाई, उनके साथ में इनका एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। ये 1707 में होता है। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? तो इस क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया है, ताराबाई और साहू जी के बीच में ये युद्ध होता है। ताराबाई और साहू जी, ये ताराबाई शिवाजी की बहू थी। शिवाजी के दो बेटे, शिवाजी उनके दो बेटे हैं, एक संभाजी और दूसरा राजा राम। तो राजा राम की जो पत्नी थी उनका नाम है ताराबाई, और संभाजी के पुत्र थे साहू जी महाराज। तो संभाजी की मुगलों के द्वारा संभाजी की भी हत्या कर दी जाती है और राजा राम की भी हत्या कर दी जाती है, और साहू जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताराबाई के पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय। ये उस समय काफ़ी कम उम्र के होते हैं, और इन्हीं को जब ये सारे लोग शिवाजी के वंशज को ख़त्म करने के लिए मुग़ल काफ़ी अधिक प्रयास करते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि शिवाजी के दोनों पुत्रों को, राजा राम और संभाजी को, मार दिया जाता है और साहू जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनकी बहू यानी कि राजा राम की पत्नी शिवाजी की बहू, तो इन्होंने 1700 से लेकर के 1707 तक मराठा साम्राज्य को संभाला है। और 1707 में जब साहू जी महाराज जेल से छूटते हैं, यानी कि औरंगजेब के बाद, तो ये भी कहा जाता है कि मुग़लों की अपनी एक साजिश थी कि ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में फ्रैक्शन पैदा करा दिया जाए। इसीलिए साहू जी महाराज को छोड़ा जाता है, और जाने के बाद में इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाड़ीवास का युद्ध। वाड़ीवास का युद्ध इतिहास में और विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये 1760 में हुआ था, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति भारत से पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। फ्रांसीसियों की इसमें बुरी तरह से हार होती है, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में। तो भारत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी महत्वाकांक्षा यहाँ से समाप्त हो जाती है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है, और अंग्रेज़ों के लिए जो यूरोपीय शक्ति में एक महत्वपूर्ण चुनौती थी फ्रांसीसी, उससे वो फ्री हो जाते हैं। और इसके बाद तेज़ी से अंग्रेज़ भारत में अपना पैर जमाते चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो 1757
इसमें प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बंगाल में काफ़ी अधिक संसाधन प्राप्त होता है और उसी का फ़ायदा ये 1760 के युद्ध में, वाड़ीवास के युद्ध में लेते हैं। इससे पहले जो युद्ध हुए हैं जिसमें 1744 से लेकर के 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध और 1749 से लेकर के 1753 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये दो युद्धों में फ्रांसीसी विजयी रहते हैं, फ्रांसीसी अंग्रेज़ों पर भारी रहते हैं। लेकिन 1757 में जब अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीतते हैं तो वहाँ से इन्हें अधिक संसाधन मिलता है और बाद में ये वाड़ीवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों को भारत से पूरी तरीके से कमज़ोर करके समाप्त कर देते हैं और 1763 में एक संधि के द्वारा इनको पुडुचेरी वगैरह के जो क्षेत्र हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। और बाद में हमने आपको बताया था कि 1799 में आप देखेंगे कि जब बेलेजली 1798 में भारत आता है तो उस समय नेपोलियन यानी कि टीपू सुल्तान आदि उसके संपर्क में रहते हैं, यानी फ्रांसीसी फिर से प्रयास में रहते हैं लेकिन फ्रांसीसी कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो 1760 में हार जाने के बाद फ्रांसीसी शक्ति का भारत में पतन हो जाता है। अब अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये होती है कि उनके पास अब कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है जो उन्हें, यूरोपीय शक्ति जो उन्हें चुनौती दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सबसे पहले एज के आधार पे सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो ये कोर्ट गए और कोर्ट से इन्होंने अपना केस जीता, तो फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया और बाद में फिर इन्हें दोबारा कुछ कारणों को आधार बना करके बर्खास्त कर दिया गया। बाद में ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कई तरीके के संगठन बनाते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिसे ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था और दो बार। तो इस अंक में इतना ही।